दोस्तों सीडीपी के पहले 50 क्वेश्चन जो कि सीटेट के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इससे जस्ट पिछली वाली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जरूर देख लेना, जिससे कि आपको मालूम पड़ जाए कि वो 50 क्वेश्चन कौन से थे। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक के सॉल्यूशन क्या दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के नजरिए से। ठीक है, पहला 51वां क्वेश्चन जो है आपके सामने निकल कर आता है। लड़के गणित और विज्ञान में अच्छे होते हैं जबकि लड़कियां कला और गृह विज्ञान में। यह कथन किसको बढ़ावा देता है? मतलब जब आप पहले से ही कोई अपने दिमाग में सोच बनाकर बैठे हो तो ये किसका रूढ़िवादी, जेंडर रूढ़िवादी का एक उदाहरण है। एक तरीके से मतलब आपने पहले से ही सोच के बैठ लिया कि लड़कियां तो मैथ में कमजोर ही होंगी, और ये गलत है। ये चीजें जो है गलत मानी जाती हैं और इसे जेंडर रूढ़िवादी बोला जाता है। और एक तरीके से और बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मैथ में बहुत अच्छा करती हैं, इसके मतलब थोड़ी कि सब। तो इस तरीके की धारणा होनी नहीं चाहिए। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान सुधार और प्रतिपुष्टि के उद्देश्य से किए जाने वाला आकलन क्या कहलाता है? यहाँ अगर हम देखें इसका नाम है रचनात्मक आकलन। मतलब जो आप पढ़ा रहे हो फिर फीडबैक ले रहे हो तो इसे रचनात्मक आकलन जो है बोला जाता है। अब देखो अधिगम अधिगम के लिए आकलन निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा छात्रों की अधिगम प्रक्रिया और उनकी समझ में सुधार पर। ठीक है, फिर देखो भाषा विकास के संदर्भ में नोम चोम्स्की का मुख्य विचार यहाँ पर क्या है? ये जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ पाए हो किसी भी तरीके से तो एटलीस्ट इन क्वेश्चन को अच्छे से 2-3 बार करके चले जाओगे ना तो एक दिमाग में पिक्चर क्लियर रहेगी, बैठ तो जाएगी। इसका आंसर भी दोस्तों बी ही है। एंड यहाँ पर जो आंसर निकल कर आता है वो है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता और जन्मजात। देखो आपको इसमें लगातार बी के आंसर सही रह रहे हैं। ठीक है, इस लेकिन ऐसा नहीं कि एग्जाम में बी ही सही होगा। और इसमें आप ये मत सोचो कि ऑप्शन ए सही है कि बी सही है। ये देखो ऑप्शन जो लिखा है वो क्या सही है, क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब लाइन से पी बी बी सही हो जाए, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम थोड़ी है, इसमें तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 55 देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ है ही नहीं, तो बताओ उसे जो है क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा स्वनिम या फिर ध्वनिग्राम। ठीक है, इसका कोई भी अपने में शब्द नहीं होता। बहुत सारी ध्वनियां ऐसी होती हैं जिनका यूज कर सकते हैं लेकिन अपने आप में अकेले कुछ नहीं होता उनमें। ठीक है, ये देखो बाहु भाषिकता या फिर मल्टी लैंग्वेज को भारतीय कक्षाओं में शिक्षक द्वारा किस रूप में देखा जाना चाहिए? मतलब बहुत सारी जो भाषाएं जो बोल ले उसे किस तरीके से देखें? उसे एक मूल्यवान संसाधन के तौर पर। गंभीर समस्या थोड़ी होगा, जो ज्यादा भाषा बोलेगा वो समस्या, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन ना ऑप्शन देखकर भी सही हो जाते हैं कि आपको जो तीन है वो क्लियर गलत दिखाई दे रहे होंगे, भले ही सही ऑप्शन आपको मालूम ना हो लेकिन तीन क्लियर गलत दिखाई दे जाएंगे। अब देखो आईक्यू की गणना का यहाँ पर आईक्यू का फॉर्मूला बेसिकली पूछा है। आईक्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों मेंटल एज बाई करेंट एज इंटू 100। ठीक है, हमेशा करंट एज नीचे रहेगी और 100 का इंटू भी होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, इसमें तो इंटू ही है, अपॉन में रहता है। ठीक, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट आता है 58 नंबर। कवि लेखक और प्रसिद्ध वक्ताओं में हावाई गार्डनर के अनुसार किस बुद्धि की प्रधानता यहाँ पर जो है गार्डनर ने मानी है? तो यहाँ पर भाषाई बुद्धि डेफिनेटली। जो लेखक होंगे जो कवि होंगे वो उनकी भाषा पर तो पकड़ ज्यादा रहती है ना, तभी तो वो अच्छे लेखक कवि वगैरह बन पाते हैं। 59 देखो, एक मानचित्र या मूर्तिकार किस प्रकार की बुद्धि की प्रधानता उसमें पाई जाती है? उसकी होती है दोस्तों स्थानिक बुद्धि या स्पाइटल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब देखो कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? रूढ़िवादिता मतलब खत्म करनी है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो लड़के और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाएं जैसे लड़के को कुकिंग, लड़कियों को मार्शल आर्ट में शामिल करना चाहिए। देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताऊं सिंपल है। पहले ही अगर आप विचार बना के बैठे लड़का है तो मार्शल आर्ट में बढ़िया होगा तो इसे मार्शल आर्ट में डाल दें, और लड़कियां हैं तो उन्हें कुकिंग करवाते हैं उनसे। तो ये चीजें होनी नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? लड़कियों को डाल दो मार्शल आर्ट में और लड़कों को डाल दो कुकिंग में। इससे क्या होगा? वो जो जेंडर रूढ़िवादिता है ना वो खत्म हो जाएगी।
और इससे ऐसा नहीं कि लड़के खाना बनाना सीख जाएंगे तो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकते। सब इसका मतलब होता है कि सबको कुछ भी सीख सकता है कोई भी। इसका मतलब ये है, इससे लड़का और लड़की में फर्क नहीं होना चाहिए। अब देखो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सीसीई में व्यापक शब्द का जो है मतलब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ अगर आप देखोगे इसका मतलब भी छात्र के विकास, शैक्षिण कौशल और सह शैक्षिण दोनों से ही है, ठीक है? अब देखो अधिगम का आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब किया जाता है? तो कब किया जाता है? शिक्षण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अंत में, ठीक है? वार्षिक या फिर मतलब लास्ट में ही तो करते हैं, या फेयरली हो या फिर एनुअल हो, जो भी हो, लेकिन लास्ट में पढ़ाने वगैरह के लास्ट में ही तो किया जाता है। देखो 63 शिक्षार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियां और व्यक्तित्व भिन्नतापूर्ण भिन्नताओं को पूरा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए या शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर है विविध प्रकार के शिक्षण और आकलन विधियों। देखो मैं एक चीज और बताता हूँ आपको। एक अगर आपको क्वेश्चन ना आ रहा हो ना समझ में, तो फिर इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या करो ना, जिस क्वेश्चन में मतलब जिस ऑप्शन में हिंदी की इंग्लिश भी दी रखी होती है, 90% वो सही होता है। ये भी ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि ये यहीं पर है, ये पेपर में भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। किसी किसी ऑप्शन में एग्जामिनर आपको हिंट देता है, इसका मतलब ये है, तो वही सही निकल जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो काम में आ जाती हैं जब क्वेश्चन नहीं आ रहे होते। अब देखो स्टर्नबर्ग की बुद्धि के नियम त्रितंत्र, ठीक है, त्रितंत्र सिद्धांत जो है निम्नलिखित में से किस का रूप में शामिल नहीं है? तो यहाँ अगर आप देखोगे किसमें शामिल नहीं है, तो विशेषात्मक वृत्ति में है, व्यवहारिक में है, सामाजिक में नहीं है, रचनात्मक में भी है। तो इसका आंसर होगा सामाजिक, ठीक है? 65 पर आते हैं। एक प्रगतिशील स्कूल में बच्चों को सामाजिक कौशलों और नागरिकता के गुण सिखाने के लिए किस पर बल दिया जाना चाहिए? सामूहिक परियोजना। और ये क्वेश्चन तो आप अगर देखोगे ना तो देखकर ही सही हो जाते हैं। देखो कड़े शारीरिक दंड दंड वाला क्वेश्चन तो हमेशा ही गलत होना। दंड अगर कहीं लिखा होगा ऑप्शन में तो आंख बंद करके उसे गलत कर दो। अत्यधिक व्याख्यान, ज्यादा पढ़ाने वाली चीज हो, ज्यादा रटवाने लेक्चर, वो भी नहीं। केवल, और जहाँ केवल लगा वो भी गलत। तो इसमें तो सीधा सीधा आप एक ही आंसर आपको सही नजर आ भी रहा है। एक छात्र को अक्षरों, ये नहीं है, ध्यान रखना, ये इसका आंसर पहला वाला है, ये वाला। हाँ। एक छात्र को अक्षरों को पहचानने, शब्द को पढ़ने और उनके अर्थ को समझने में लगातार कठिनाई हो रही है, वह किससे पीड़ित है? देखो पढ़ने वाली जो भी समस्या होती है वो डिसलेक्सिया होती है, जो बी ऑप्शन, इसका भी बी आ रहे हैं इसमें लगातार। फिर देखो डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया होता है दोस्तों लिखने का। ये याद कर लो। और ये ट्रिक होती है, देखो ग्राफ आप लिख कर बनाते हो ना, पेंसिल से लिख, मतलब पेंसिल चलानी पड़ती है ना ग्राफ बनाने के लिए, तो वो हो गया। डिसलेक्सिया आप याद कर लो। डिस्ग्राफिया हो गया लिखने का। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया क्या होता है? कैलकुलेट, कैलकुलेट किस में आता है? गणित में, मतलब मैथ में, तो वो गणित वाली समस्या होगी। तो ये बहुत सिंपल है, आप एक बार देख लेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। और वैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसमें तो आपको बीच बीच में मैं बताता ही रहता हूँ, तो भी आपको समझ में आएगा। अब ये देखो, एक बच्चा जो गणितीय चिन्हों, देखो ये आ गया गणित वाला, डिसकैलकुलिया है इसका आंसर, ठीक है? अब देखो एडीएचडी, अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले बच्चे मुख्य विशेषताएं उनकी जो है क्या होती हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं? इसका होता है आंसर दोस्तों, बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, ध्यान केंद्रित उनका हो नहीं पाता, आवेग, मतलब उनमें गुस्सा बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है? कि समझ में आ जाएगा आपको देख के ही। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन समावेशी शिक्षण का मूल दर्शन निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? इसमें भी बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं मतलब इंक्लूसिव इंक्लूसिव एजुकेशन वाले, क्योंकि इसमें आप सबको समझ में आता है, ऑप्शन से ना पढ़ाओ तो भी कुछ नहीं। देखो दिव्यांग बच्चों को अलग, अलग का तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता इंक्लूसिव में। यहाँ पर तीसरा देखो, केवल केवल है तो गलत हो गया। छात्र को उनकी बुद्धि के आधार पर अलग अलग, अलग अलग भी गलत हो गया। तो इसमें सीधा बचा बी। बी देखो, सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक ही नियमित स्कूल प्रणाली में साथ देना चाहिए। बहुत ही सिंपल है इंक्लूसिव एजुकेशन। हर एक के आंसर आप बिना पढ़े भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि पढ़ना मत, पढ़ के जरूर जाना। नहीं तो ये क्वेश्चन कर लेना, आपको अंदाजा यहीं से लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी किससे माना जाता है? कन्वर्जेंट या अभिसारी? देखो इसका मतलब होता है एक ही जगह सब चिंतन नहीं। क्रिएटिव वही होता है जो हर जगह अपना दिमाग खोल कर काम करता है। तो इसका मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है? इससे आप याद रखो। 72 नंबर आ गया।
एक शिक्षक कक्षा में अपने बच्चों की अधिगम कठिनाइयों के विशिष्ट कारणों को जानने के लिए एक टेस्ट लेता है। क्या कहा जाता है ऐसे टेस्ट को? डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो बीमारी को पता लगाने के लिए यूज़ किया जाए वो डायग्नोस्टिक होता है। आपने डॉक्टर की दुकान पे भी बहुत बार सुना होगा डायग्नोस्टिक करा लो, मतलब वो जाँच करा लो, ठीक है? अब निदानात्मक परीक्षण के बाद बच्चों की पहचान की गई कमियाँ और अधिगम अंतराल को दूर करने के लिए दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है? परेशानी पता चल गई, तो उपचार ही इसका आंसर होगा। तो रेमेडियल टीचिंग हो गया, ठीक है? देखो यहाँ ऑटिज़्म कहा गया। बच्चों को किस रूप से मुख्य चुनौती देखी जाती है? बच्चों में क्या प्रॉब्लम दिखाई देती है? कोई सामाजिक सम्मान मतलब बात नहीं करते, सोशल नहीं होते वो लोग किसी से, ठीक है? प्रतिभाशाली गिफ्टेड बच्चों की जो मतलब प्रमुख बुद्धि विशेषता क्या होती है? तो यहाँ पर होगा उच्च मानसिक क्षमता, ठीक है? सिर्फ ये तो नॉर्मल है, समझ में आ रहा है आसानी से। अब देखो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार सरकारी नौकरी में दिव्यांगों के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत किया गया है? ये याद ही करना पड़ेगा। इसका आंसर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। 4% दिव्यांगजनों का है। 4 3 नहीं 4% ठीक है? नीचे चलते हैं 77 समावेशी शिक्षा बाधा मुक्त वातावरण का क्या अर्थ है? ये भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा पढ़ के ऑप्शन। इसका आंसर है स्कूल की इमारत पे में रैंप, लिफ्ट में व्हीलचेयर और अनुकूलन सुलभ बुनियादी ढांचे का होना, मतलब कुछ बेसिक फैसिलिटी होना, क्योंकि उसमें हर तरीके का बच्चा पढ़ेगा, तो उसमें सबकी ज़रूरतों का ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है? वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदाय, ये यूपी टेट में भी आया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका आंसर होगा दोस्तों उनके समृद्ध संस्कृत और भाषाई अनुवादों को कक्षण में सम्मान देना चाहिए शिक्षा कक्षा में, ठीक है? बच्चों को अलग-अलग श्रेणियां और समूह में बांटना समावेशी शिक्षा के दृष्टिकोण से गलत है, गलत माना जाता है इसे। तो इसका ऑप्शन में आंसर आप देखेंगे तो हानिकारक होगा, ठीक है? अलग-अलग तो करना ही नहीं है, अलग-अलग कर रहे हो तो वो गलत है। अब देखो शारीरिक रूप से अक्षम या गतिमान मतलब अक्षमता वाले छात्र की मदद के लिए स्कूल प्राथमिकता देनी चाहिए। किसमें देनी चाहिए? वो आप यहाँ पर देख लो। भूतल पर कक्षाओं को आवंटन देखो मतलब या तो जो शारीरिक रूप से दिक्कत है जिन्हें या तो उनका ग्राउंड फ्लोर पे बनाओ या फिर उनके लिए रैंप या फिर लिफ्ट वगैरह का यूज़ करो। डिस्प्रेसिया देखो ये क्या होता है? ये कौन-सी बीमारी है? तो ये मतलब शारीरिक, गत्यात्मक या फिर मोटर स्किल, ठीक है? प्रतिभाशाली और क्रिएटिव बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार की पास्ट चर्चा को लाना चाहिए आप तो होना चाहिए दोस्तों संवर्धित पाठ्य चर्चा चर्या। मुझे हिंदी बोलने में थोड़ी-सी बीच-बीच में दिक्कत आती है, आप भी समझ रहे होंगे, लेकिन उसे थोड़ा-सा इग्नोर करो आप, बाकियों की आप जो चीज़ों पर जो है ध्यान रखो, ठीक है? जो चीज़ पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। समावेशी शिक्षा में समानता के स्थान पर समता का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों प्रत्येक बच्चे को उसकी विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार संसाधन और सहायता प्रदान करना। 84 सृजनात्मक बच्चों की एक मुख्य प्रमुख पहचान निम्नलिखित में से कौन सी होती है? जो क्रिएटिव होते हैं, ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। देखो क्रिएटिव आदमी हार तो मानेगा नहीं, ठीक है? केवल दूसरों की नकल भी नहीं करता, उसका ध्यान एक ही बिंदु पर भी नहीं रहता। तो ये हो गया मौलिकता ओरिजिनल मतलब अलग नए और ओरिजिनल आइडिया सोचता है, तो ये बी हो गया इसका आंसर, ठीक है? देखो समावेशी शिक्षा के तहत डाइवर्सिटी को स्कूल क्या समझाना चाहिए? तो 85 नंबर का आप देखेंगे एक उत्सव और सीखने का बेहतरीन अवसर, ठीक है? कुछ-कुछ की मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जहाँ ज़रूरत लग रही है मुझे। बच्चे द्वारा जो एरर कर देते हैं ना, उन्हें किस रूप से देखना चाहिए? उन्हें देखना चाहिए कि ये एक पार्ट है लर्निंग का, ठीक है? तो इसका भी आंसर जो है बी ही होगा। इसमें जितने भी आंसर आ रहे हैं सब बी है। मतलब वही एक हिस्सा है। सीखोगे तो गलतियाँ तो करोगे बीच में, ठीक है? ये ऐसा नहीं है कोई स्पेशल चीज़ होगी। देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण जो है वो क्या है? वही गीता एक किताब पढ़ रही है क्योंकि उसे कहानी बहुत दिलचस्प लग रही है, आनंददायक लग रही है, मतलब अंदर से मोटिवेशन आ रहा है, अच्छा लग रहा है उसे पढ़ने में। कोई बाहर से चीज़ें आती हैं तो वो इंट्रिंसिक नहीं मानी जाएगी। जैसे उसे फ़ोन किसी ने कह दिया
ये काम करो, एक किताब पढ़ो तो मैं आपको टॉफी दूंगा। तो बाहर वाला मोटिवेशन अंदर से नहीं आ रहा, अंदर से वो आ रहा है खुद को ही मन कर रहा है, खुद को ही अच्छा लग रहा है। ठीक है। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण निगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका फैसिलिटेटर क्यों होनी चाहिए? सुविधादाता। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो, फिर एनईपी 2020 के अनुसार मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें लोग जो हो जाते हैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा। तो इसका छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना और समझ को सहारा देना। ठीक है। एनईपी 2025 के अनुसार ही कौन सी नीति अब जो है लागू कर दी गई है? दोस्तों ये याद कर लेना, 5+3+3+4 ये नीति जो है लागू यहाँ पर कर दी गई है। देखो, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछने चाहिए? खुले अंत वाले विशेषणात्मक प्रश्न। ठीक है। जैसे कि अगर ये हो जाए, जैसे यहाँ लिखा है आपके शहर में पानी खत्म हो जाए तो आप क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। अधिसंज्ञान व मेटाकॉग्निशन का तात्पर्य जो है यहाँ पर क्या है? तो इसका आंसर होगा अपनी ही सोच, चिंतन और सीखने की प्रक्रिया की निगरानी व समीक्षा करने की क्षमता। शिक्षण की आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड जो है, वो अधिगम की दिशा क्या होती है उसकी? तो यहाँ अगर आप देखोगे तो वो भी बी होगा, विशिष्ट उदाहरणों से सामान्य नियम या सिद्धांत की ओर जाना। देखो, शिक्षण की निगमन निगमन विधि डिडक्टिव, इसका उल्टा होता है, इंडक्टिव का उल्टा जो है यहाँ पर डिडक्टिव में होगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पहले आपको नियम बताने हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले से स्थापित सामान्य नियम या सिद्धांत को जानना है। उसमें क्या होगा? उसमें इंडक्टिव में होगा, पहले उदाहरण समझो फिर नियम समझो। यहाँ पर पहले नियम समझो फिर उदाहरण का नंबर आएगा। ठीक है। इस तरीके से आपको याद करना है। अब देखो, वैकल्पिक अवधारणाएं, अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस, जो बच्चों को अक्सर पर्यावरण या विज्ञान के बारे में पढ़ाते हैं, उन्हें एक शिक्षक को कैसे संबोधित करना चाहिए? तो यहाँ पर है, इन्हें बच्चों के सहज विचारों के रूप में स्वीकार करना चाहिए। 96 आ गया, कॉग्निशन मतलब संज्ञान और संवेग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ अगर आप देखोगे तो सिर्फ आपको एक ही सही लगेगा, दोनों आपस में अंत संबंधित और एक दूसरे के पारस्परिक रूप से प्रभावित होते हैं। कंस्ट्रक्टिव व्यू अगर हम देखें तो यहाँ अगर आप देखोगे तो क्या दिखाई दे रहा है? शिक्षार्थी द्वारा अपने पूर्व ज्ञान की सक्रिय खोज, मतलब पहले जो जानता है उसे यूज कैसे करेगा। अब कॉन्सेप्ट मैप अवधारणा मानचित्र का क्वेश्चन यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है, नई जानकारी को पुरानी जानकारी से जोड़ना, ये हो गया। अब आ गया दोस्तों 99, समस्या समाधान का पहला चरण जो है यहाँ पर कौन सा है? तो इस समस्या की पहचान पहचान होगी तभी तो आगे बढ़ोगे, मालूम तो वो प्रॉब्लम क्या है। फिर देखो, एक शिक्षक बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम मीनिंग फुल लर्निंग को बढ़ावा देना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए अन्वेषण, खोज, वास्तविक जीवन के उदाहरण। तो दोस्तों आज हमने फिर से यहाँ पर पूरे 50 क्वेश्चन और पढ़े, दोनों मिलाकर हो गए 100। इन दो को भी अगर आप अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज समझ के चले जाओगे ना, तो सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना। थैंक यू।